आइए इस एक्सप्लेनर में शुरुआत करते हैं सेल यानी कोशिका की उस अनोखी और अदृश्य दुनिया के सफर की जो असल में हमारे अस्तित्व का आधार है। यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। जो चीज़ नंगी आंखों से दिखाई तक नहीं देती, आखिर वो जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी हर एक काम कैसे कर सकती है? ऊर्जा बनाने से लेकर आकार देने तक ये सब एक सूक्ष्म स्तर पर कैसे मुमकिन है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही सटीक तुलना में छिपा है। दरअसल एक सेल किसी छोटे जीवित कारखाने या फैक्ट्री की तरह है जिसका हर एक हिस्सा एक खास काम संभालता है। और आज हम इसी माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री का दौरा करने वाले हैं जो कभी नहीं रुकती। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी चर्चा के पहले हिस्से की तरफ, साधारण वर्कशॉप बनाम मेगा फैक्ट्री। अब इन दोनों के बीच का अंतर समझना वाकई मजेदार है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसी पुरानी सिंगल रूम वर्कशॉप की तरह होती हैं। इनका आकार सिर्फ 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और इनमें अलग अलग कमरे यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स किसी विशाल मेगा फैक्ट्री जैसी होती हैं जो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक बड़ी होती हैं और जिनमें हर काम के लिए बिल्कुल अलग विभाग मौजूद होते हैं। और इस मेगा फैक्ट्री का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से व्यवस्थित होता है। अलग अलग मेम्ब्रेन बाउंड विभाग होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक ही वक्त में बिना एक दूसरे के काम में दखल दिए कई सारी प्रक्रियाएं एक साथ चल सकती हैं। ये अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन का एक बेहतरीन नमूना है। अब चलते हैं कारखाने के मुख्य हिस्से पर, मैन्युफैक्चरिंग फ्लोर। सबसे पहले मिलते हैं न्यूक्लियस यानी केंद्रक से। इसे फैक्ट्री का सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफिस मान लीजिए। ये ऑफिस बहुत ही कीमती डीएनए ब्लूप्रिंट्स की सुरक्षा करता है और सबसे जरूरी बात, इसी के अंदर न्यूक्लियोलस भी मौजूद होता है जो बहुत अहम काम करता है। तो आइए देखते हैं कि यह मैन्युफैक्चरिंग शुरू कैसे होती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप असेंबली लाइन है। मैनेजमेंट सबसे पहले फैक्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारियों का निर्माण करता है। पहले न्यूक्लियोलस राइबोसोमल सब यूनिट्स बनाता है। उसके बाद ये सब यूनिट्स बड़े आराम से न्यूक्लियर पोर्स से बाहर निकलते हैं और आखिर में साइटोप्लाज्म में जाकर एक साथ जुड़ जाते हैं। ये सब यूनिट्स जुड़कर जो बनाते हैं उसे राइबोसोम कहते हैं। ये छोटी छोटी बायोलॉजिकल मशीनें हैं जो निर्देशों को पढ़ती हैं और फिजिकल रूप से प्रोटीन बनाती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इनके बिना इस कारखाने में कोई भी उत्पाद बन ही नहीं सकता। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के विशाल नेटवर्क की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। इसे 2 अलग अलग विभागों में बांटा गया है। पहला है रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। इसका मुख्य काम प्रोटीन बनाना और उसे आगे भेजना है। इसके विपरीत स्मूथ ईआर एकदम चिकना होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं होते और इसका काम फैट्स और हार्मोन का उत्पादन और भंडारण करना है। चलिए अब देखते हैं उत्पादन के बाद की प्रक्रिया, पैकेजिंग और वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ गोल्जी अपैरेटस कारखाने के पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। यह खूबसूरती से प्रोटीन और लिपिड्स को छांटता है, उनमें ज़रूरी बदलाव करता है और उन्हें बाहर भेजने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स, जिन्हें वेसिकल्स कहते हैं, उनमें पैक कर देता है। अब जहाँ कारखाना होगा वहाँ इंडस्ट्रियल कचरा भी तो बनेगा ना। इस कचरे को जमा होने से रोकने के लिए लाइसोसोम एक बेहतरीन सफाई प्रणाली यानी क्लीन अप सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये शक्तिशाली एंजाइम से भरी सिंगल मेम्ब्रेन वाली थैलियां होती हैं जो खराब हो चुके अंगों और अवांछित सामग्रियों को तोड़कर साफ कर देती हैं। कमाल की बात तो ये है कि लाइसोसोम के बारे में कुछ तथ्य बेहद हैरान करने वाले हैं। ये सिर्फ कचरा ही साफ नहीं करते बल्कि बाहरी कीटाणुओं को भी नष्ट करते हैं। और तो और ये मानव स्पर्म कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं, जहां इनके एंजाइम्स फर्टिलाइजेशन को मुमकिन बनाने के लिए अंडे की बाहरी परत को तोड़ने का एक बेहद खास काम करते हैं। कारखाने के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब आते हैं एक और अहम हिस्से पर, उत्पादन को ऊर्जा देना। आखिर इन सबको पावर कहाँ से मिलती है? इसे संभालता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इसके अंदर उंगलियों जैसी घुमावदार क्रिस्टी होती हैं जो सेलुलर श्वसन के जरिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी बनाती हैं। एटीपी वो अल्टीमेट एनर्जी करेंसी है जिससे इस कारखाने की हर एक गतिविधि चलती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका जीवों के आधार पर अलग अलग हो सकता है। जंतु कारखानों और पौधे के कारखानों के बीच एक बड़ा अंतर है। जंतु कारखानों को बाहरी ईंधन की जरूरत होती है जिसे उनके माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ पौधों की कोशिकाओं के पास अपने खुद के खास सोलर पैनल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जो सीधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बनाते हैं।
और जब पौधों की बात हो ही रही है तो वैक्यूल्स का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। पौधों के कारखाने पानी से भरे इन विशाल गोदामों पर बहुत निर्भर करते हैं। ये वैक्यूल्स न केवल भंडारण करते हैं बल्कि कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखते हैं ताकि पौधा मजबूत खड़ा रहे और मुरझाए नहीं। अब हम इस टूर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, एक नाजुक संतुलन यानी अ डेलिकेट बैलेंस। यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। अगर कभी पूरे जीव की भलाई के लिए कारखाने को जानबूझकर ध्वस्त करने की या शटडाउन करने की जरूरत पड़े तो कोशिकाएं इस विनाश को कैसे नियंत्रित करती हैं? इस शटडाउन प्रक्रिया को प्रोग्राम्ड सेल डेथ (PCD) कहा जाता है। ये आनुवंशिक रूप से अत्यधिक नियंत्रित और संगठित प्रक्रिया है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि भ्रूण के विकास के दौरान जब हमारी उंगलियां बनती हैं तो उनके बीच मौजूद अतिरिक्त कोशिकाओं को इसी शटडाउन प्रक्रिया द्वारा नष्ट किया जाता है ताकि हमारी उंगलियां स्पष्ट रूप से अलग बन सकें, आपस में जुड़ी हुई नहीं। तो आखिर में बात चाहे एक छोटे से बैक्टीरिया की हो या फिर एक विशाल पेड़ की, हर जीवित प्राणी इन खरबों मेहनती कारखानों के मिलकर काम करने का एक चमत्कारी नतीजा है। जरा सोचने वाली बात है, इसी पल में जीवन को चलाए रखने के लिए ऐसी कितनी अरबों मेगा फैक्ट्रियां बिना रोके दिन रात काम कर रही हैं। ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है।